अध्याय 4 संघ एवं इसका क्षेत्र। आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में जो लिखित संघ एवं इसका क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। ठीक, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है, एक देश का नाम और दूसरी राज्य पद्धति का प्रकार। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई मैतक नहीं है। कुछ सदस्यों ने सलाह दी कि इसके परंपरागत नाम भारत को रहने दिया जाए, जबकि कुछ ने आधुनिक नाम इंडिया की वकालत की। इस तरह संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार किया, इंडिया जो कि भारत है, दूसरे देश को संघ बताया गया। यद्यपि संविधान का ढांचा संघीय है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार राज्यों का संघ युक्ति के संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण हैं। एक, भारतीय संघ राज्यों के बीच कोई समझौता का परिणाम नहीं है, जैसे कि अमेरिका संघ में और दो राज्यों को संघ से विभक्त होने की कोई अधिकार नहीं है, या संघ है या विभक्त नहीं हो सकता। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र में 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, राज्यों का क्षेत्र पहला, दूसरा संघ क्षेत्र, तीसरा ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली सूची में दर्शाया गया है। इस वक्त 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था किसी राज्यों पर समान रूप से लागू है। यद्यपि भाग 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध हैं। इसमें शामिल हैं महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। इसके अतिरिक्त 5वीं एवं 6ठी अनुसूचियों में राज्य के भीतर अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध हैं। उल्लेखनीय है कि भारत के क्षेत्र भारत का संघ से ज़्यादा व्यापक अर्थ समेटे हैं, क्योंकि बाद वाले में सिर्फ राज्य शब्द शामिल है, जबकि पहले में न केवल राज्य वर्ण बल्कि संघ शासित क्षेत्र एवं ये क्षेत्र जिनमें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी अधिकृत किया जा सकता है शामिल है। संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारों में हिस्सेदार हैं। दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र एवं क्षेत्र द्वारा अधिकृत क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। उदाहरण के लिए सत्ता अंतरण संधि के अनुसार खरीद, उपहार या लीज व्यवसाय जिसे अभी तक किसी मान्य शासक ने अधिकृत नहीं किया हो, जीता या हार कर। उदाहरण के लिए भारत में संविधान लागू होने से कुछ समय बाद विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया, जैसे कि दादर नगर हवेली, गोवा, दमन एवं दीव, पांडुचेरी एवं सिक्किम। इन क्षेत्रों के अधिग्रहण के बाद में आने की चर्चा की जाएगी। अनुच्छेद 2 में संघ को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं उसकी स्थापना कर सकेगी। इस तरह अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियाँ प्रदान करती हैं। पहला, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करे, और दूसरा, नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है, जबकि दूसरी शक्ति नए राज्यों जो अस्तित्व में नहीं है के गठन को लेकर है। अर्थात अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं के प्रवेश एवं गठन से संबंधित। दूसरी ओर अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के परिवर्तन से संबंधित है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्यों के परिसीमन की व्यवस्था करता है। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति। अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है। पहला, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। दूसरा, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी। तीसरा, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। चौथा,
किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। पाँचवा, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। हालांकि इस संबंध में अनुच्छेद 3 में दो शर्तों का उल्लेख किया गया है। एक, उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। दूसरा, संस्तुति के पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित समय सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त संसद की नए राज्यों का निर्माण करने की शक्ति में किसी राज्य या संघ क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य या संघ क्षेत्र को मिलाकर अथवा नए राज्य या संघ क्षेत्र का निर्माण सम्मिलित है। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, भले ही उसका मत समय पर आ गया हो। संशोधन संबंधित अध्यादेश के संसद में आने पर हर बार राज्य के विधानमंडल के लिए नया सम्मत संदर्भ बनाना जरूरी है। संघ क्षेत्र के मामले में संबंधित विधानमंडल के संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं है। संसद जब उचित समझे वह स्वयं कदम उठा सकती है। इस तरह यह स्पष्ट है कि संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन से संबंधित बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। दूसरे शब्दों में, संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। इस तरह भारत को सही कहा गया है। विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका में क्षेत्रीय एकता या राज्यों के अस्तित्व को संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। अमेरिका संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उसकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्यों की अनुमति के नहीं कर सकती। इसलिए अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। संविधान अनुच्छेद 4 में स्वयं यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्र व नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। क्या संसद को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे? यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के सामने तब आया जब 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ के जरिए उससे इस बारे में पूछा गया। केंद्र सरकार के एक निर्णय की बेरोबरी संग पश्चिम बंगाल पर पाकिस्तान का नेतृत्व हो ने राजनीतिक विद्रोह और विवाद को जन्म दिया, जिस कारण राष्ट्रपति से संदर्भ लिया गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को अन्य देशों को देने की नहीं। यह कार्य अनुच्छेद 368 में ही संशोधन किया जा सकता है। इस तरह 90वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 को प्रभावी होने पर युक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया गया। दूसरी तरफ 1969 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल कर लेकर संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों का उल्लेख तालिका 6.4 में दिया गया है। बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 को इसलिए अधिनियमित किया गया भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण किया जाए जबकि कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया जाए। यह समझौता के तहत जो भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुआ, इस लेन देन में भारत ने 111 विदेशी अंतर क्षेत्रों इनक्लेव्स को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतर क्षेत्रों इनक्लेव्स को भारत को हस्तांतरित किया। इसके साथ ही इस लेन देन में प्रतिकूल दखलों का हस्तांतरण तथा 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमाई क्षेत्रीय का सीमांकन भी शामिल था। इन 3 उद्देश्यों के लिए संशोधन ने 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय तथा त्रिपुरा के भूभाग से जुड़े पहली अनुसूची के प्रावधानों को भी संशोधित कर दिया। इस संशोधन की निम्नलिखित पृष्ठभूमि है। पहला, भारत और बांग्लादेश के लगभग 4,096.7 किलोमीटर लंबी साझी ज़मीनी सीमा है।
भारत पूर्वी पाकिस्तान ज़मीनी सीमा का निर्धारण 1947 के रेडक्लिफ अवार्ड के अनुसार हुआ था। विवाद रेडक्लिफ अवार्ड के कुछ प्रावधानों को लेकर हुआ, जिसका समाधान 1950 के बागे अवार्ड के अनुसार किया जाना था। पुनः एक कोशिश इन विवादों के समाधान के लिए 1958 में नेहरू नूर समझौतों के द्वारा की गई। हालांकि बेरोबरी यूनियन के विभाजन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में नौवां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 पारित किया गया। लगातार मुकदमेबाजी तथा अन्य सामाजिक घटनाक्रमों के चलते यह अधिनियम अधिसूचित नहीं किया जा सका। भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के भूभागों को लेकर 16 मई 1974 को भारत बांग्लादेश की ज़मीनी सीमा के सीमांकन एक संबंधित मामलों को लेकर दोनों देश के साथ एक समझौता हुआ, ताकि इस जटिल मुद्दे को लेकर हल किया जा सके। इस समझौते की भी अब अभी पुष्टि नहीं की जा सकी, क्योंकि यह ज़मीन के हस्तांतरण का मामला था जिसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत थी। इस संबंध में ज़मीन पर उस क्षेत्र विशेष को चिन्हित करने की जरूरत थी जिन्हें हस्तांतरित किया जाना था। इसके पश्चात असीमांकित ज़मीनी सीमा, प्रतिकूल कब्जे वाले भूभाग तथा अंतक्षेत्रीय को आदान प्रदान को विकसित कर 6 सितंबर 2011 को एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया जाया गया, जो कि भारत बांग्लादेश के बीच ज़मीनी सीमाई समझौता 1974 का अभिन्न हिस्सा है। इस प्रोटोकॉल को असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों के सहयोग एवं सहमति से तैयार किया गया। केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों का उद्घाटन। देशी रियासतों का एकीकरण। आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की 2 श्रेणियां थीं: ब्रिटिश प्रांत ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन और देशी रियासतें राजा के शासन के अधीन। लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबंध। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्धारण किया गया और देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए: भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहें। 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थी। 549 भारत में शामिल हो गई और बची हुई 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। यद्यपि कुछ समय बाद इन्हें भी भारत में शामिल कर लिया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार के वर्गीकृत किया: भाग का, भाग खा, भाग गा राज्य एवं भाग घ क्षेत्र। इन सभी संख्या में 29 थे। भाग का में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश सरकार के गवर्नर का शासन था। भाग खा में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन। भाग गा में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन एवं कुछ शाही शासन था। भाग गा में राज्य कुल 10 का केंद्रीकृत प्रशासन था। अंडमान एवं निकोबार द्वीप को अकेले भाग घा में क्षेत्र में रखा गया था। राज्यों एवं क्षेत्रों 1950 का यह 4 गुना वर्गीकरण तालिका 6.1 में दिया गया। धर आयोग और जेबीपी समिति। देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकृत विरुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। इस देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिण से मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। जून 1948 में भारत सरकार ने यस्के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारण की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया। परिणामस्वरूप कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे, जिसे जेबीपी समिति के रूप में जाना गया। इसका कोई अध्यक्ष समायोजन नहीं था। इसमें अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। भाग का में राज्य थे जो असम थे, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल, कुल 9 थे। भाग खा के राज्य कुल 9 थे: हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत जो कि मध्य प्रदेश है, मैसूर, पटियाला या पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन,
विंध्य प्रदेश। भाग भाग के राज्य 10 थे। अजमेर हो गया, भोपाल, बिलासपुर, चूर्ण बिहार, कुर्द कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। भाग गा में राज्य अकेले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था। अब देखिए, धर और जेबी के समूह को हम आगे बढ़ाते हैं। हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन करने के लिए मजबूत होना पड़ा, जब मद्रास में तेलुगु भाषा क्षेत्र को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन हुआ। इसके अंतर्गत 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पुट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया। फजल अली आयोग। आंध्र प्रदेश के निर्णय से अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इसके कारण भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा। इसके अन्य 2 सदस्य थे के.एम. पणिकर और एच.एन. कुंजरू। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात की व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसमें एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। इसका मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई को पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। सहमति ने किसी राज्य पुनर्गठन आयोग को 4 बड़े कारकों की पहचान दी जाए। पहला, देश की एकता एवं सुरक्षा की अनुक्षण एवं संरक्षण। दूसरा, भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता। तीसरा, वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क होना चाहिए। चौथा, प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और उसका संवर्धन होना चाहिए। आयोग ने सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों और क्षेत्र के वर्गीकरण को समाप्त किया जाए और 16 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग का और भाग गा के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया और भाग गा को ख़त्म कर दिया गया, जिसमें से कुछ जो पड़ोसी राज्य के साथ मिला दिया गया, जो कुछ को संघ शासित क्षेत्र के तौर पर पुनः परिभाषित किया गया। परिणाम स्वरूप 1 सितंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इसका उल्लेख तालिका 6.2 में किया गया है। 1956 में भारतीय क्षेत्र राज्य कौन से थे? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे? पहला है अंडमान निकोबार, दूसरा दिल्ली, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीना द्वीप समूह, मणिपुर, त्रिपुरा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कोचीन राज्य के त्रावणकोर तथा मद्रास राज्य को मालाबार तथा दक्षिण कन्नड़ को करसगोड़े को मिलाकर एक नए राज्य केरल स्थापित किया गया। इस अधिनियम ने हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य में मिलाकर एक नए राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की। इसी प्रकार मध्य भारत राज्य, विंध्य प्रदेश राज्य तथा भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का सृजन हुआ। पुनः इसमें सौराष्ट्र और कच्छ राज्य को बॉम्बे राज्य में, कुर्ग राज्य को मैसूर राज्य में, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब को पंजाब राज्य तथा अजमेर राज्य को राजस्थान राज्य में विलय कर दिया गया। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा नए संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन दीवी द्वीपों का सृजन मध्य प्रदेश राज्य से काट कर दिया गया। 1956 के बाद बनाए गए नए राज्यों संघ शासित क्षेत्र। 1956 में व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भारत के रणनीतिक मानचित्र में व्यापक विविधता एवं राजनीतिक दबाव के चलते परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। भाषा एवं सांस्कृतिक एकरूपता एवं अन्य कारणों के चलते दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों के निर्माण की मांग उठी। महाराष्ट्र एवं गुजरात। 1960 में द्विभाषी राज्य भाषा बम्बई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया। महाराष्ट्र मराठी भाषा के लोगों के लिए एवं गुजरात गुजराती भाषा लोगों के लिए। गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य था। दादर एवं नगर हवेली
1954 में इसके स्वतंत्र होने के पूर्व एवं पुर्तगाल का शासन था। 1961 तक यहाँ के लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चल रहा था। 10वें संविधान संशोधन 1961 द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। बाद में 1920 में दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को एक नया केंद्र शासित बनाने के लिए इस केंद्र शासित प्रदेश को दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश में मिला दिया गया। यह दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय अधिनियम 1919 द्वारा किया गया। गोवा, दमन और दीव 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में इन 3 क्षेत्रों को अधिकृत किया। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। बाद में 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। इसी तरह दमन और दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक बार फिर से 2020 में दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश को दादर एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव को एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए दादर और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश में मिला दिया गया। यह दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का विलय अधिनियम 2019 द्वारा किया गया। पांडुचेरी का क्षेत्र पूर्व फ्रांसीसी गठन के स्वरूप था, जिससे भारत में पांडुचेरी, कराईकल, माहे और यमन के रूप में जाना जाता था। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत के सुपुर्द कर दिया गया। इस तरह 1962 तक इसका प्रशासन अधिकृत क्षेत्र के तहत चल रहा था। फिर से 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित प्रदेश बनाया गया। नागालैंड 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के तेंगसांग क्षेत्र को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। ऐसा नागा आंदोलनकारियों की संतुष्टि के लिए किया गया था। यद्यपि नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य का दर्जा देने से पूर्व 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश 1966 में पंजाब राज्य के भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। इसके बाद सिखों के लिए पृथक सिंह गृह राज्य पंजाब सूबा की मांग उठने लगी। यह मांग अकाली दल नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में उठी। शाह आयोग 1966 की सिफारिश पर पंजाब भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया एवं इसके लगे पहाड़ी क्षेत्रों को केंद्र शासित राज्य हिमाचल प्रदेश के रूप दिया गया। 1971 में संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में पूर्वोत्तर भारत के रणनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आए। इस तरह 2 केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर व त्रिपुरा एवं उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा मिला। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश मूलतः जिसे पूर्वोत्तर सीमा एजेंसी NEFA के नाम से जाना जाता था भी अस्तित्व में आए। इसके साथ ही भारतीय संघ में राज्यों की संख्या 21 हो गई। मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां, मेघालय 21वां। 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा मेघालय को स्वायत्त शाही राज्य बनाया गया। यह असम में उपराज्य के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अपना मंत्रिपरिषद था। यद्यपि यह मेघालय के लोगों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं कर पाया। मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेशों को असम क्षेत्र से पृथक किया गया। सिक्किम 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था, जहां चोग्याल का शासन था। 1947 में ब्रिटिश शासन को समाप्त होने पर सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया। भारत सरकार ने इसके रक्षा, विदेश मामले और संचार का उत्तरदायित्व लिया। 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई। तदनुसार संसद द्वारा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लागू किया गया। इसके द्वारा सिक्किम को एक संबद्ध राज्य या सह राज्य का दर्जा दिया गया। इस उद्देश्य के लिए एक नए अनुच्छेद 2 का एवं नई अनुसूची 10वीं अनुसूची, जिसमें संबद्धता की शर्तें एवं नियम उल्लिखित किया गया, को संविधान में जोड़ा गया। हालांकि यह प्रयोग अधिक नहीं चला। इससे सिक्किम के लोगों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई। लेकिन 1975 में एक जनमत के दौरान उन्होंने चोग्याल के शासन को समाप्त करने के लिए मत दिया।
इस तरह सिक्किम भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। इसी तरह 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 को प्रभावी होने के बाद सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया। 22वां राज्य। इस संशोधन के माध्यम से संविधान की पहली एवं चौथी अनुसूची को संशोधित कर नया अनुच्छेद 371 से चा को जोड़ा गया। इसमें सिक्किम को प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई। इसमें अनुच्छेद 2 का और 10वीं अनुसूची को निरसित कर दिया गया, जिसमें 1974 के 35वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 1987 में भारतीय संघ के 3 नए राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 23वें, 24वें, 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। संघ शासित प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य बना दिया गया। यह निर्णय 1986 में एक समझौते के आधार पर हुआ, जिस पर भारत सरकार एवं मिजो नेशनल फ्रंट ने हस्ताक्षर किए, जिसने 2 दशक से चलते आ रहे राजद्रोह को समाप्त किया। अरुणाचल प्रदेश भी 1972 में संघ शासित प्रदेश बना। संघ शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव से गोवा को पृथक कर अलग राज्य बनाया गया। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड। सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड को क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से पृथक कर नए राज्यों के रूप में मान्यता दी गई। ये तीनों राज्य भारतीय संघ के 26वें, 27वें, 28वें राज्य बने। तेलंगाना। 2014 में तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश राज्य की भूभाग को काटकर भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में है। आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 ने भारत में भाषा के आधार पर पहले राज्य का निर्माण किया। आंध्र प्रदेश, जिसे मद्रास राज्य तमिलनाडु के तेलुगु भाषी क्षेत्र शामिल किए गए। कुर्नूल आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी थी, जबकि गुंटूर राज्य का उच्च न्यायालय स्थापित था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषाई क्षेत्र को आंध्र प्रदेश में मिलाकर एक बेहतर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई। राज्य की राजधानी हैदराबाद हस्तांतरित की गई। पुनः आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 ने आंध्र प्रदेश को अलग राज्यों में बांट दिया, आंध्र प्रदेश, शेष तथा तेलंगाना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 2019 तक जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्य का अपना संविधान था और इस प्रकार राज्य के संविधान के अनुच्छेद 370 के आधार पर एक विशेष दर्जा प्राप्त था। 2019 में इस विशेष दर्जे को संविधान जम्मू कश्मीर के लिए आवेदन आदेश 2019 के रूप में जारी एक राष्ट्रपति के आदेश द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इस आदेश ने पहले के आदेश के स्थान ले लिया, जिसमें संविधान आदेश 1954 जम्मू कश्मीर पर लागू के नाम से जाना जाता था। 2019 के आदेश ने भारत के संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू और कश्मीर पर लागू कर दिया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करता है, अर्थात जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र। जम्मू एवं कश्मीर संघीय क्षेत्र में पूर्व में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के सभी जिले शामिल हैं। कारगिल और लेह राज्यों को छोड़कर जो लद्दाख संघीय क्षेत्र में शामिल कर दिए गए। इस प्रकार राज्यों की और संघीय क्षेत्रों की संख्या को, जो 1956 में क्रमशः 14 और 6 थी, अब बढ़कर 25 और 8 अब तक हो गई या वर्तमान स्थिति में तालिका 6.3 में इंगित की गई। नामों में परिवर्तन। कुछ राज्यों के संघ शासित क्षेत्रों के नामों में परिवर्तन किए गए। संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। इसका नया नाम 1950 में उत्तर प्रदेश किया गया। 1969 में मद्रास का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। इसी तरह 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक रखा गया। इसी वर्ष लक्षद्वीप मिनाक्यूब अमीना देवी का नया नाम लक्षद्वीप रखा गया। 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया है, NCR। इसे बिना पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यह बदलाव 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा हुआ। वर्ष 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। इसी वर्ष पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किया गया। वर्ष 2011 में उड़ीसा का पुनः नामकरण उड़ीसा कर दिया गया।